पोस्ट लाइव में और हम भी बिल्कुल रेडी हैं और देखेंगे कि आज किसकी किस्मत चमकती है। सर, बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार इतने साल सरकार में रहे और जनता के बीच कहीं ना कहीं तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर तो आना ही चाहिए था। देखिए 20 साल से सत्ता में है और माना जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा। लेकिन चुनाव के ठीक पहले बड़े बड़े ऐलान करके बड़े बड़े घोषणाएं करके उन्होंने नाराजगी लोगों की दूर कर दी है। और जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो अब सहानुभूति में बदल गई है। और नीतीश कुमार का लोग अब फेयरवेल कर रहे हैं। मतलब आखिरी पारी है उनकी, तो जो काम किया है उसके इनाम में पूरा वोट दे रहे हैं। सर, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है, जहां प्रशांत किशोर रणनीतिकार कहलाते हैं, ममता बनर्जी ले लीजिए, मोदी जी ले लीजिए, नीतीश कुमार ले लीजिए, बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किए हैं और अहम भूमिका भी निभाए हैं, लेकिन उनका एक बयान है जो बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था कि जेडीयू को 25 से ज्यादा सीट आती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो क्या प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे सर? नहीं, राजनीति में कहने की बातें होती हैं। और प्रशांत किशोर की पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह, उनसे भी मैंने सवाल पूछा था। तो उन्होंने कहा था कि जब प्रशांत किशोर ने कहा था ये बात कि 25 से ज्यादा सीटें आएंगी नीतीश कुमार को तो राजनीति छोड़ देंगे, उस समय नीतीश कुमार ने सरकारी खजाना नहीं खोला था। लेकिन नीतीश कुमार ने वोट के लिए तो सरकारी खजाना खोल दिया। तो वो भी मानते हैं कि भाई नीतीश कुमार की घोषणाओं के कारण तस्वीर बदल गई है, चुनाव की समीकरण बदल गए हैं। और उनका कहना है कि भाई प्रशांत किशोर थोड़े जानते थे कि पूरा खजाना ही खोल देंगे नीतीश कुमार और पूरा खजाना लुटा देंगे वोट के लिए। तो जब उन्होंने ऐसा किया है तो उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। तो जनसुराज भी अब मानकर चल रहा है कि भाई प्रशांत किशोर गलत नहीं थे, बल्कि नीतीश कुमार ने बहुत चतुराई से चुनाव के ठीक पहले सरकारी खजाना खोलकर लोगों का दिल जीत लिया है। और ये फेयरवेल है, तो ये मानते हैं जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह भी कि ये फेयरवेल हो सकता है। नीतीश कुमार की आखिरी पारी है, चलो एक बार जम के वोट दे देते हैं, इनाम दे देते हैं। सर, क्या लग रहा है इस बार क्या परफॉर्मेंस होगा? क्योंकि पिछले बार तो चिराग पासवान नहीं थे एनडीए में और कहीं ना कहीं इसका नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी को भुगतना पड़ा था। इस बार तो चिराग पासवान भी है। हाँ, इस बार एनडीए ज़्यादा इंटैक्ट है। उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग पासवान है, लेकिन महागठबंधन भी बहुत कमजोर नहीं है, क्योंकि महागठबंधन के साथ इस बार मुकेश सहनी है, मलाहों के बड़े नेता हैं। और दूसरे आईपी गुप्ता हैं, जो ताती तत्वा के नेता हैं। तो महागठबंधन का भी जो कॉम्बिनेशन है बहुत मजबूत है। अब लड़ाई तो हर सीट पर कांटे की है, एक तरफा लड़ाई नहीं है। देखिए पहली बार मुझे लगता है कि इतना वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है। आज़ादी से लेकर अभी तक इतना वोटिंग कभी हुई नहीं है। और वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का कारण मुझे लगता है कि लोगों की जागरूकता और महिलाओं के लिए जो नीतीश सरकार ने योजनाएं लाई हैं शुरू से लेकर अब तक, उससे महिलाओं की जागरूकता बढ़ी है। लेकिन सर, अहम सवाल ये उठ रहा है कि जो महिला, मैं भी बात की हूँ, आप भी बात किए हैं, महिला 10,000 वाला जो फैक्टर था वो काफी काम किया है, लेकिन महिलाएं वो 10,000 रुपए, कई महिलाएं तो अपने निजी यूज के लिए भी ले ली हैं। नहीं, ठीक है, महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया कि भाई आप अपना रोजी रोजगार शुरू करिए जी। और जीविका से जुड़ी महिलाओं को दिए गए हैं 10,000 रुपया। वो सामान्य महिलाएं नहीं है और वो 10,000 रुपया मिला है तो टिकुली सिंदूर नहीं खरीदेंगी, वो कोई ना कोई कारोबार खड़ा करेंगी। और मैंने तो उन महिलाओं से बात भी किया था कि आप लोग क्या करिएगा, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो एक छोटा मोटा कारोबार शुरू करेंगे। लेकिन सर, विपक्ष ने तो निशाना साधा है कि अभी छठ भी था, दिवाली भी था, तो सारा खर्चवा कैसे आएगा? तो उसी से निकाल लिया लोग। जो भी करे लोग, सरकार ने तो 10,000 रुपया दिया ना भाई। सरकार ने 10,000 रुपया दिया, उससे कोई कारोबार शुरू कर सकता है, कोई अपनी छठ दिवाली बढ़िया से मना सकता है। लोग जो भी करें, लेकिन उनके खाते में सरकार ने 10,000 रुपया भेजा, ये लोगों को याद है और इसका असर दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं है कि नीतीश कुमार के पक्ष में महिलाओं ने वोट किया है। सर, बीजेपी का क्या परफॉर्मेंस लग रहा है? क्या बीजेपी पिछले बार से ज्यादा आंकड़े पे आएगी या फिर इतने ही नंबर पे सिमट जाएगी? नहीं, बीजेपी की सीटें कुछ घट सकती हैं। और आप थोड़ा नीचे जाइए प्ले, तो बीजेपी की सीटें घट सकती हैं, जेडीयू की सीटें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कई सीटों पर जहां पर बीजेपी लड़ रही है, जेडीयू नहीं लड़ रहा है, वहां की महिलाएं भी वो खोज रही थी कि भाई कहाँ ईवीएम में जेडीयू का तीर है।
तो लोग समझा रहे थे कि भाई यहाँ तीर ही यहाँ तीर नहीं, फूल ही तीर है। और तीर मतलब लोग, महिलाओं में जागरूकता कितनी है कि नीतीश कुमार ने पैसा दिया है तो उनको वोट देना है, तो उनका निशान छाप क्या है, तीर है। तो इस तरह की बातें आ रही हैं। और अभी तो रुझान भी सामने आने लगे हैं। आपको पता है पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है और बिहार में अब तक 30 सीटों पर चुनावी रुझान भी सामने आ गए हैं। तो सुरेंद्र मेहता बछवाड़ा से आगे चल रहे हैं, संजय सरावगी दरभंगा से बीजेपी के हैं, वो आगे चल रहे हैं, तारापुर सीट से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, सुनील कुमार सिंह बिहार शरीफ से आगे चल रहे हैं, डॉक्टर सुनील कुमार मंत्री हैं, राजकुमार सिंह भी मंत्री हैं, साहेबगंज से आगे चल रहे हैं। तो सबकी नजर थी तारापुर सीट पर, तो देखिए रहे कि आगे चल रहे हैं। अनंत सिंह मोकामा सीट से आगे चल रहे हैं, जीवेश कुमार आगे चल रहे हैं। सर मोकामा सीट के बारे में बात कर लेते हैं, हॉट सीट बना हुआ है। सुरनभान सिंह भी पूरा जो भोजन का तैयारी है, कह ले पार्टी की तैयारी है, अनंत सिंह भी कर रहे हैं, सुरनभान सिंह भी कर रहे हैं, मेन्यू भी सेम है सर। हाँ, सुरजभान सिंह और अनंत सिंह दोनों के घर पर जीत का जश्न 2 दिन से मनाया जा रहा है, भोज भात चल रहा है। लेकिन अब तो ईवीएम तय करेगा कि कौन विधायक बनेगा मोकामा का। सर क्या बाहुबली बेनाम बाहुबली ये कंपटीशन है? बिल्कुल, मोकामा में तो शुरू से ही बाहुबली बनाम बाहुबली की लड़ाई होती रही है। एक जमाना था जब अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह लगातार चुनाव जीतते थे, लालू राबड़ी सरकार में वो मंत्री थे, उनको कोई हरा नहीं पाता था। तो उनको हराने के लिए सुरजभान सिंह को लाया गया था। सुरजभान सिंह ने उनको हराया, वो भी 70,000 वोटों से हराया। और अब अनंत सिंह को कोई हरा नहीं पा रहा था, अपराजय योद्धा थे, तो फिर सुरजभान सिंह को लाया गया है। हालांकि सुरजभान सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, तो अपनी पत्नी बीना देवी को मैदान में उतारा है। तो लड़ाई दिलचस्प हो गई है। सर लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सर मोकामा में अगर अनंत सिंह अभी जेल में है, अगर फिर से जीतते हैं तो क्या फिर से हिस्ट्री मार्क हो जाएगा कि फिर से जेल में बैठे बैठे चुनाव जीत गए? अब जेल में रहते हुए पिछला चुनाव भी जीते थे। उनकी पत्नी जब चुनाव लड़ रही थी तो अनंत सिंह जेल में ही थे, लेकिन चुनाव जीते। सहानुभूति भी तो मिल जाती है। तो अनंत सिंह रुझान में अभी आगे चल रहे हैं। और अब बता दूं आपको, बिहार के रुझानों में एनडीए को बढ़त दिखाई दे रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी भी 3 सीट पर आगे चल रही है। राजू तिवारी गोविंदगंज में एलजेपी के उम्मीदवार हैं, आगे चल रहे हैं। सिरसी सिंह जमुई में अभी उनका रुझान नहीं सामने आया है। हाँ, तेजस्वी यादव राघोपुर में आगे चल रहे हैं और सम्राट चौधरी तारापुर में आगे चल रहे हैं। तो लगातार रुझान सामने आने लगे हैं। तेज प्रताप यादव महुआ में पीछे हैं। तो मैं पहले भी कह रहा था कि तेज प्रताप यादव इस बार चुनाव हार सकते हैं और आरजेडी को भी हरा सकते हैं। लेकिन सर तेज प्रताप यादव का महुआ सीट तो कहीं ना कहीं लग रहा था ना कि जीतने वाला चांसेस है। नहीं, वहां तो आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार दे दिया था। तो तेज प्रताप राकेश रोशन को तो तेज प्रताप कैसे जीतेंगे? तेज प्रताप ने वोट काटा होगा तो उसका सीधा फायदा एलजेपी को मिलेगा। विजय कुमार चौधरी सरायरंज से आगे चल रहे हैं, जेडीयू के नेता हैं। और खबर आ रही है कि श्रवण कुमार नालंदा के बारे में अभी तक कोई रुझान सामने नहीं आया है। अभी सबको इंतजार है। एनडीए 31 सीटों से आगे चल रही है सर। महागठबंधन बिहार में 50 सीटों के रुझान सामने आए हैं। और सही आपने कहा कि बिहार में 50 सीटों के जो रुझान सामने आए हैं उसमें एनडीए आगे है। लेकिन ये पोस्टल बैलेट के रुझान है। एनडीए ने शुरुआती बढ़त बनाई है। अब ये बढ़त कितनी देर तक टिक पाती है देखना दिलचस्प होगा। वैसे तो भाई सारे एग्जिट पोल में तो एनडीए की सरकार ही बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अब धीरे धीरे पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है और रुझान सामने आने लगे हैं। अब ये इस रुझान का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि ये रुझान तो पोस्टल बैलेट के हैं। क्योंकि 8 बजे से वोटों की गिनती का काम शुरू हुआ है और 8:30 बजे तक ये काम चलेगा। सर सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार जन सुराज का क्या होगा? सबसे ज्यादा अगर बोले मैनेजमेंट लोग कह रहे हैं, बीजेपी भी बोल रही है कि इतना पैसा हम नहीं फूंक पाए जितना प्रशांत किशोर जी फूंक लिए हैं। तो भाई तो रुझान में तो 3 सीटों पर आगे जन सुराज भी दिख ही रहा है। ये तो इनाम ही है। सर कितनी सीटें जन सुराज ला देगा तो वो मार्क हो जाएगा कि भाई प्रशांत किशोर का है? प्रशांत किशोर तो 20-25 सीट भी ला देंगे तो किसी की सरकार ही नहीं बन पाएगी बिना प्रशांत किशोर। किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। और प्रशांत किशोर तो पहले कह चुके हैं कि वो किसी की सरकार नहीं बनवाएंगे। हर जगह लिखते चल रहे हैं कनक्लेव में। हाँ, कि कहीं किसी की सरकार नहीं बनवाएंगे, किसी का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन अपने विधायकों को फ्री छोड़ देंगे। तो एनडीए अभी 33 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। एनडीए को 33 सीटों पर बढ़त है
एनडीए ने शुरुआती बढ़त बनाई है, लेकिन ये पोस्टल बैलेट के रुझान है। आपको फिर से बता दूं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो आरजेडी 19, कांग्रेस 5, वीआईपी का भी खाता भी नहीं खुला है। तो एनडीए ने 33 सीटों पर सर, बढ़त बड़ा बनाई। सवाल आ रहा है कि चिराग पासवान इस बार क्या करेंगे। इतना सीट जो लेके आ गए हैं और कहे हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट बढ़िया है और हम जिन सीटों पे दावा कर रहे हैं वो सीट हम जीत के लाकर एनडीए के खाते में डालेंगे। क्या होगा चिराग पासवान का आप सर? देखिए, उनके लिए बड़ी चुनौती है। जी। लोकसभा में तो स्ट्राइक रेट उनका 100% था, लेकिन विधानसभा चुनाव में 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उनकी पार्टी। और कितनी सीटें जीत पाते हैं, इसी पर उनका राजनीतिक भविष्य भी निर्भर करेगा। और एनडीए ने शुरुआती बढ़त बनाई है भी रुझान में, पोस्टल बैलेट की गिनती में। बीजेपी 23 पर आगे है, जेडीयू 9 पर है, एलजेपी भी 1 पर है और 1 पर अन्य भी है। तो एनडीए ने 34 सीटों पर बढ़त बना ली है। बीजेपी 23 सीटों पर आगे है, 1 पर एलजेपी आगे है। तो रुझान जो पोस्टल बैलेट के आ रहे हैं वो काफी दिलचस्प हैं। 243 सीटों के लिए वोटिंग हुई है, 63 सीटों के रुझान सामने अभी आए हैं। और जन स्वराज पार्टी भी 4 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। तो जन स्वराज कहीं एकदम जीरो के थोड़े है। जन स्वराज अगर 4 सीटों पर रुझान में आगे है, बीजेपी 23 पर है, जेडीयू 11 पर और जन स्वराज 4 पर है, तो ये बड़ी उपलब्धि हो सकती है अगर ये रुझान रिजल्ट में तब्दील हुआ तब। लेकिन ये तो पोस्टल बैलेट के रुझान है, पर पोस्टल बैलेट वाले तो ज्यादा वोटर जन स्वराज के ही होंगे। सर, लेकिन सवाल ये उठ रहा है, अभी आपने कहा कि राजनीति में कोई भी बयानबाजी परमानेंट नहीं होता है, कभी भी कुछ भी बोला जा सकता है। तो क्या प्रशांत किशोर भी दिख सकते हैं सरकार बनाने में? क्या नीतीश कुमार के साथ या महागठबंधन के साथ जा सकते हैं अगर उनको मौका मिलेगा सरकार में आने का? तो अरे सीटें आएंगी तब ना। अब मान लीजिए कि 10 से ज्यादा सीटें प्रशांत किशोर को आ जाती हैं, जी। हंग असेंबली की स्थिति हो जाती है, तब प्रशांत किशोर की भूमिका शुरू होगी। अगर एनडीए को बहुमत मिल गया या महागठबंधन को बहुमत मिल गया तो किसी भी दूसरे दल की कोई भूमिका नहीं होगी। तो इस बार तो जो एग्जिट पोल हैं सब यही बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है और बहुमत के साथ बन रही है। तो बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। सर, महागठबंधन पे आते हैं, कांग्रेस का परफॉर्मेंस क्या लग रहा है सर? क्योंकि बहुत अंडर एस्टिमेट हुआ है, कांग्रेस अपने लिए लड़ाई भी किया है कि भाई पहला परफॉर्मेंस खराब था लेकिन इस बार हमने मेहनत किया है। राहुल गांधी बिहार आके रुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने बहुत जोर लगाया और सबसे पहले तो संगठन में बहुत परिवर्तन किया। प्रदेश अध्यक्ष बदला, अपना चुनाव का प्रभारी बदल दिया, तो बहुत बदलाव किया कांग्रेस पार्टी ने। और इस बार उम्मीदवार भी ठीक ही ठाक दिया है कांग्रेस ने। और कांग्रेस की मुश्किल ये है कि सीट बंटवारा हुआ आखिरी क्षण में। सीट बंटवारे को लेकर बहुत विवाद चला महागठबंधन और एनडीए के बीच, उसका नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी पहले 19 सीटों पर जीती थी और मुझे लगता है कि इस बार भी आंकड़ा उसी के आसपास रहेगा, ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। क्योंकि लड़ाई तो दिलचस्प है ना, एनडीए और महागठबंधन के बीच आमने सामने की लड़ाई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का सीट बढ़ेगा मुझे ऐसा नहीं लगता है। और देखिए, अभी एक बार चर्चा कर लेते हैं रुझानों के बारे में जी। तो रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। 81 सीटों से 82 सीटों से रुझान सामने आ गए हैं और बीजेपी 27 पर आगे, जेडीयू 14 पर, एलजेपी 1 पर, अन्य पर 1। तो लगातार रुझान बदल रहे हैं। पहले तो लग रहा था कि भाई जनसुराज भी 4 सीटों पर आगे है, लेकिन अब 3 सीटों पर रुझान में आगे दिखाई दे रहा है। तो ये जो पोस्टल बैलेट की गिनती होती है इसके रुझान है। तो पोस्टल बैलेट की गिनती से तो हार जीत का फैसला नहीं होगा, लेकिन अगर जहां जिन सीटों पर ईवीएम में कोई अगर हार रहा होगा 5 वोट से, 50 वोट से, 100 वोट से, और उसको पोस्टल बैलेट से उतने वोट मिल गए तो जीत भी सकता है। तो पोस्टल बैलेट की भी बहुत अहमियत है। लेकिन पोस्टल बैलेट के आधार पर आप ये प्रेडिक्ट करिए कि कौन जीत रहा है, कौन पार्टी कितनी सीटों पर जीत रही है, ठीक नहीं होगा। पप्पू यादव तो 5-5 लाख का बेट लगा रहे हैं मीडिया वालों से कि महागठबंधन जीतने वाला नहीं जीतेगा तो हम देंगे, जीत गए तो आप दीजिएगा। हाँ, तो बहुत लोग लगा लेंगे इस बार। सट्टा बाजार में तो खूब लग रहा है। एनडीए की सरकार का भाव सबसे ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि पप्पू यादव को सट्टा बाजार पर दांव लगाना चाहिए, ज्यादा कमाई हो जाएगी। क्योंकि सट्टा बाजार में तो आप लाखों करोड़ रुपया दांव पर लगा सकते हैं और उनके पास पैसा भी है लगाने के लिए दांव पर। तो देखिए, अभी जो पोस्टल बैलेट के रुझान सामने आ रहे हैं, जान लीजिए एनडीए 49 सीटों पर आगे है, महागठबंधन 38 सीटों पर आगे दिखाई दे रहा है। तो लड़ाई तो
पोस्टल बैलेट में भी एकदम नेक टू नेक दिखाई दे रहा है ना भाई, हम्म। क्योंकि पोस्टल बैलेट में भी आरजेडी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। तो एनडीए और महागठबंधन के सीटों के फासले भी कम हो रहे हैं। तो ये पोस्टल बैलेट के रुझान है। और प्रशांत किशोर की पार्टी 3 जगहों पर आगे दिखाई दे रही है। तेज प्रताप लगता है खाता नहीं खुला है। पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी पार्टी का तो खाता भी नहीं खुला है। शायद एक सीट पर तेज प्रताप आगे चल रहा है। पशुपति पारस एक सीट पर आगे हैं। तो मुझे लगता है उनके बेटे की सीट होगी। और अन्य 2 सीटों पर रुझान में आगे हैं। सर, पशुपति पारस जी का इस बार क्या होने वाला है? क्योंकि ना महागठबंधन ने उतना इम्पोर्टेंस दिया, एनडीए में भी नहीं है, अपने हिसाब से अकेले लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए पशुपति पारस क्या गायब हो जाएंगे पशुपति पारस? को उम्मीद थी कि महागठबंधन में उनको जगह मिलेगी और महागठबंधन की तरफ से आश्वासन भी मिला था, लेकिन आखिरी क्षण तक समझौता नहीं हो पाया। और तेजस्वी यादव उनको अपनी पार्टी से टिकट देने को तैयार थे कि अपने बेटे को लड़ा लीजिए, भतीजे को लड़ा लीजिए, खुद लड़ना चाहते हैं खुद लड़ लीजिए। लेकिन पशुपति पारस अलायंस चाहते थे कि उनकी पार्टी को टिकट में सीट मिले और उनकी पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़े। तो तेजस्वी यादव ने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि पार्टी नई है, चुनाव चिन्ह नया है और तेजस्वी यादव ने एक भी सीट नहीं दिया। तो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। अकेले क्या कमाल दिखा पाएंगे कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, उनकी अलौली सीट है जहां से वो चुनाव लड़ते रहे हैं। इस बार उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। तो उसी का रुझान मुझे लग रहा है कि दिखाई दे रहा है कि एक सीट पर रुझान में आगे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पोस्टल बैलेट के रुझान है। अब तक 100 से ज्यादा सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। सोचिए कितना दनादन रुझान सामने आ रहा है। सर, वीआईपी का इस बार क्या होगा? वीआईपी अब कितना वीआईपी बनकर उभरेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। वीआईपी के साथ भी बड़ा खेल हुआ। आखिरी क्षण में समझौता हुआ और उसकी कई सीटों पर आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार दे दिया। मुकेश सहनी चुनाव नहीं लड़ पाए, अपने भाई को मैदान में उतारा था, उसको भी वापस करना पड़ा। तो मुकेश सहनी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। और अब तक 100 से ज्यादा सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 32 पर आरजेडी, 7 पर कांग्रेस भी आगे दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी 34 पर आगे है। तो बीजेपी और महागठबंधन के बीच मुझे लगता है कि नेक टू नेक फाइट चल रही है। बहुत फासला अभी नहीं है। मतलब पोस्टल बैलेट के रुझान में भी महागठबंधन बहुत पीछे नहीं है। एनडीए 61 तो महागठबंधन 41 और 107 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। तारापुर से बीजेपी की उम्मीदवार सम्राट चौधरी पर सबकी नजर टिकी हुई थी, वो आगे चल रहे हैं। सिवान से बीजेपी के मंगल पांडे भी आगे दिख रहे हैं, जहां की लड़ाई बहुत बीजेपी ने जहां जहां दांव लगाए हैं बड़े बड़े मंत्रियों को उतार के, कहीं ना कहीं लग रहा है कि सक्सेसफुल है। सर नहीं, ये पोस्टल बैलेट के रुझान है और इस रुझान से कोई जीत हार नहीं होगी। अब जहां कोई 100, 50, 200 वोटों से हार रहा होगा वहां पोस्टल बैलेट अहम भूमिका निभाएंगे। तो पोस्टल बैलेट के रुझान से आप ये तय करिएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मंगल पांडे की भी लड़ाई बहुत मजबूत उम्मीदवार से है। अवध बिहारी चौधरी जो विधानसभा के स्पीकर थे और लगातार चुनाव जीतते रहे, उनसे है। तो बहुत आसान लड़ाई नहीं है। तारापुर में भी लड़ाई कांटे की है। और विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है लखीसराय से लड़ रहे हैं, वो मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कांटे की टक्कर दे रही है। तो अभी तक 113 सीटों के रुझान सामने आए हैं और 39 पर एनडीए आगे है। बीजेपी 39 पर आगे है, जेडीयू 23 पर है, एलजेपी 1 पर है और एक अन्य के खाते में जाती हुई सीट दिखाई दे रही है। सर, एक बात मार्केट में बहुत घूम रहा है और कहीं ना कहीं जो पंडित कहे जाते हैं, राजनीतिक पंडित, उनका कहना है कि इस बार बड़ी पार्टी बन के कौन उभरेगी? सर, क्या आरजेडी फिर से बड़ी पार्टी बन के उभरेगी या इस बार बीजेपी आगे आ सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि आरजेडी और जेडीयू के सबसे बड़ी पार्टी बनने की संभावना है। जेडीयू भी हो सकती है और आरजेडी भी हो सकती है, क्योंकि 2 ही ऐसे लोग हैं जिनके सपोर्ट में लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं। तो नीतीश कुमार ने अपनी योजनाओं के बल पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर खत्म कर दिया है। महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ली हैं वोटिंग में। उसका फायदा नीतीश कुमार को मिल सकता है और सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू बन सकती है। दूसरे नंबर पर तो कम से कम आरजेडी जरूर रहेगा और बीजेपी इस बार तीसरे नंबर की पार्टी बन सकती है, मुझे लग रहा है। तो अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं वो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पोस्टल बैलेट के रुझान है और इन रुझानों में भी बीजेपी आगे है, ये बात खास है। अब तक के रुझानों में आरजेडी दूसरे नंबर पर है। तो मैंने कहा ही कि भाई
अब तक के रुझानों में बीजेपी सबसे आगे दिखाई दे रही है, लेकिन ये तो पोस्टल बैलेट के रुझान है। बीजेपी 39 पर, जेडीयू 25 पर आगे दिखाई दे रही है। तो अभी तो जेडीयू पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी से। और बीजेपी के जो समर्थक हैं मोदी को भूल नहीं पाते। मोदी का जो 5 किलो अनाज की योजना है वो बहुत काम करती हुई दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय एकता अखंडता के नाम पर लोग मोदी का समर्थन कर रहे हैं। तो जन स्वराज पार्टी भी 3 सीट पर आगे है भाई। तो अगर इस तरह से जन स्वराज पार्टी तो रुझान में मैदान से बाहर नहीं न है। अब कांग्रेस 8 पर है तो जन स्वराज 3 पर है, ये बड़ी बात है। आरजेडी 36 पर है, एनडीए 66 सीटों पर आगे है, बीजेपी 40 पर है तो 24 पर जेडीयू भी है। तो ये लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। तो रुझान हौसला बढ़ाने के लिए ठीक है। शुरुआत कहा जा सकता है कि भाई रुझान से शुभ संकेत मिलते हैं, अशुभ संकेत मिलते हैं। तो रुझान से तो एनडीए के पक्ष में शुभ संकेत आ रहे हैं कि एनडीए को बढ़त मिल रही है। लेकिन असली खेल तो होगा जब ईवीएम खुलेंगे, ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू होगी। और वो 8:35 के बाद शुरू हो चुकी है। अब शुरू हो चुकी है, देखिए 1 मिनट पहले ईवीएम अब खोला जा रहा है। तो अब पोस्टल बैलेट का खेल खत्म। अब ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू होगी और ईवीएम से शुरू होगी तब दनादन रिजल्ट आएंगे। तो इंतजार करिए, जो ये रुझान है बहुत तेजी से बढ़ेंगे। अभी तो 120 सीटों के रुझान सामने आए हैं, ईवीएम खुलेगा तो सभी सीटों के रुझान सामने आने लगेंगे। तो इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में पहली बार विकास, बेरोजगारी, रोजगार, पलायन मुद्दा बना है। बिहार में तो हमेशा जातीय समीकरण के बल पर ही राजनीतिक दल चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इसका क्रेडिट प्रशांत किशोर को देना पड़ेगा कि उनके आने के बाद बिहार के राजनीतिक दलों के चुनावी मुद्दे बदल गए। पहले तो जातीय गोलबंदी ही सबसे बड़ा मुद्दा था कि भाई जातीय समीकरण के आधार पर ही चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन सर जाति का ध्यान तो प्रशांत किशोर भी रख रहे थे। वो तो रखना पड़ेगा ना, जिस जाति की जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी देने की बात वो तो कर ही रहे हैं। अति पिछड़ों की आबादी 36% है और उनको सीटें मिलती हैं 10%। तो प्रशांत किशोर तो यही कह रहे थे कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी वो देंगे। तो अति पिछड़ों को आबादी के हिसाब से उन्होंने भागीदारी दी है, दलितों को उनकी आबादी के हिसाब से भागीदारी दी है, अल्पसंख्यकों को भी उनकी आबादी के हिसाब से भागीदारी दी है। तो इस बार का जो चुनाव है काफ़ी दिलचस्प रहा है और इसका श्रेय प्रशांत किशोर को जाता है, क्योंकि चुनाव के मुद्दे बदल गए प्रशांत किशोर के कारण। और आज हर कोई, चाहे आरजेडी हो, बीजेपी, जेडीयू, कोई भी दल, वो भी उसका मुद्दा भी वही है जिससे जन स्वराज ने पहली बार चुनावी मुद्दा बनाया है। तो एक ट्रेंड तो सेट करने में सफल हुए हैं प्रशांत किशोर। अब सीटें कितनी आएंगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन देखिए रुझान में भी महागठबंधन 53 सीटों पर आगे है और एनडीए 68 सीटों पर आगे है। तो बहुत फर्क नहीं दिख रहा है। तो चुनावी रुझान में भी आरजेडी आगे है। बिहार में बीजेपी दूसरे नंबर पर चल रही है, बीजेपी 40 पर, जेडीयू 25 पर, आरजेडी 41 पर। मतलब आरजेडी नंबर 1 पर रुझान में आगे है, बीजेपी पिछड़ गई है, कांग्रेस 8 पर है, जेडीयू 25 पर है। लेकिन अब जेडीयू मेकअप कर दे रहा है ना। सर कांग्रेस इस बार मेकअप कर पाएगा कि नहीं आरजेडी को? नहीं, अब देखिए आरजेडी 41 सीटों पर रुझान में आगे है, 8 ही पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी 40 पर है, आरजेडी से कम पर आगे दिखाई दे रही है। लेकिन जेडीयू 26 पर आगे होकर सारा खेल बिगाड़ दे रहा है। तो जेडीयू की वजह से ही देखिए, बीजेपी जेडीयू का कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा है, या जेडीयू और आरजेडी का कॉम्बिनेशन भी हमेशा कारगर साबित होता रहा है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक बैलेंसिंग फैक्टर है, जिसके साथ जाते हैं उसी की सरकार बनती है और ये इस चुनाव में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये रुझान है, शुरुआती रुझान है, इससे कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। ये रुझान तो नतीजों में बदलेंगे तब जब ज़्यादा से ज़्यादा वोटों की गिनती हो जाएगी। तो अभी तो शुरुआत है। चुनावी कवरेज में तो हम लोग हर जगह गए ही थे, हर सीट पर रैंडम सर्वे भी किया था। और मुझे लगता है कि सिटी पोस्ट ने जितने विधानसभा क्षेत्रों का रैंडम सर्वे किया है किसी चैनल ने नहीं किया है। तो हमारा तो एग्जिट पोल लोगों के ओपिनियन पर ही आधारित है।
हमने जो रैंडम सर्वे किया था उसमें जो लोगों ने बोला था उसके आधार पर ही आधारित है। लेकिन सर कई सीटों पे महागठबंधन तगड़ा कंपटीशन दे रही है। ज्यादातर सीटों पर फाइट है कि कोई ऐसा सीट नहीं है जहां एक तरफा लड़ाई हो। फाइट है, बराबर दिख रहा है सर। कांटे की टक्कर है। लेकिन देखिए रुझान में क्या होता है, ये तो ऐसा कभी भी पलड़ा किसी का भारी हो सकता है। आरजेडी 41 पर चली गई, बीजेपी 42 पर, जेडीयू बढ़ रहा है 30 पर। तो तेजस्वी यादव लेकिन सर रात भर सोए नहीं होंगे, ना नीतीश कुमार सोए होंगे। नींद तो किसी को नहीं आ रही होगी क्योंकि जनता का जो फैसला होता है वो गुप्त मतदान के सबके जरिए सामने तो दोनों पार्टी बोल रही है कि हम ही जीत रहे हैं, लेकिन मन ही मन में डर तो बैठा होगा। डर सबको है क्योंकि वोटिंग का जो परसेंटेज बढ़ा है ज्यादा, उसके कारण ये डर सबको है। क्योंकि लोगों को, नेताओं को अंदाजा ही नहीं है कि वोटिंग का जो परसेंटेज बढ़ा है इसका मतलब क्या है। और देखिए अब तक जो रिकॉर्ड है, आंकड़े बताते हैं कि जब जब 1 से 2% वोटिंग बढ़ता है तो वही सरकार रिपीट करती है, लेकिन जब 5% से ज्यादा वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता है तो सरकार बदल जाती है। तो इस बार तो 9% वोटिंग बढ़ गई है, तो सरकार बदलने का ही संकेत है। लेकिन जो मेरा रैंडम सर्वे था, जनता के बीच जाकर मैंने जनता की राय ली थी, उसमें नीतीश कुमार के खिलाफ कोई नाराजगी ही नहीं है, मोदी के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है। लोग ज्यादातर लोग 100 में 60 लोग नीतीश मोदी कर रहे हैं। तो जब नीतीश और मोदी से लोग खुश हैं और बम्पर वोटिंग हुई है तो मुझे लगता है कि एनडीए ही आ रहा है। वैसे तो रिकॉर्ड यही कहता है कि जब भी बम्पर वोटिंग होती है सत्ता बदल जाती है, लेकिन जो लोगों का मूड मिजाज है जिसे हमने परखा है उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि एनडीए को इसका फायदा मिल सकता है। और नीतीश कुमार की आखिरी पारी है तो हो सकता है कि उनका फेयरवेल हो। जनता चाह रही हो कि भाई उन्होंने रोड दिया, उन्होंने बिजली दी, उन्होंने कानून व्यवस्था को सुधारा, बहुत काम अच्छा किया, हो सकता है। बहुत काम दिया, तो इस बार उनको फेयरवेल दे दें, बहुत शानदार वोटों से जिताकर उनकी विदाई कर दें। तो नीतीश कुमार की पार्टी को समर्थन मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि देखिए लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। बछवाड़ा से अज्ञाओं से बीजेपी के महेश पासवान आगे चल रहे हैं। अभी तक जो रुझान सामने आए हैं, बीजेपी अलौली से आरजेडी के रामवृक्ष सदा आगे चल रहे हैं। जनसुराज 4 सीटों पर आगे चलने लगा। हाँ बिल्कुल, अलौली से आरजेडी के रामवृक्ष सदा आगे चल रहे हैं। अलीनगर से बीजेपी की मैथिली ठाकुर, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो फंस गई हैं, वो आगे दिखाई दे रही हैं। तो बीजेपी अब तक, झंझारपुर से बीजेपी के नीतीश मिश्रा आगे हैं। तो बीजेपी अभी तक 45, जेडीयू 31, एलजेपी 1 पर आगे दिखाई दे रहा है। और प्रशांत किशोर की पार्टी भी 4 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। तेज प्रताप भी 1 सीट पर आगे दिखाई दे रहे हैं और अन्य पर 1 है। तो लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। जन स्वराज पार्टी 4 सीटों पर आगे चल रही है, ये तो बहुत संतोषजनक दिख रहा है। सर एआईएमआईएम का क्या लग रहा है इस बार? एमआईएम पिछले चुनाव में 5 सीट जीतने में कामयाब रहा था, लेकिन इस बार 2 से 3 सीटें उसको मिलेगी। उसकी सीटें बढ़ेंगी नहीं, घटने वाली हैं। लेकिन प्रशांत किशोर और एमआईएम की वजह से महागठबंधन को कोसी सीमांचल में नुकसान हो सकता है। तो रुझान सामने आ रहे हैं और बीजेपी 45 पर आगे, जेडीयू 31 पर, एलजेपी 1 पर, अन्य पर 2 आगे हैं। तो लगातार रुझान सामने आ रहे हैं मुस्कान। और एनडीए 79 दिखा रहा है। हाँ, तो बिहार में 142 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 243 सीटों के लिए वोटिंग हुई है। आरजेडी भी बहुत पीछे नहीं है। बीजेपी 45 पर, तो आरजेडी 44 पर, जेडीयू 31 पर, तो कांग्रेस 8 पर। जेडीयू कवर कर दे रहा है सर, कवर कर दे रहा है। महागठबंधन के पास वो सहयोगी दल नहीं लग रहे हैं जो कवर कर दे। तो नीतीश कुमार की जगह कैसे कांग्रेस ले लेगी? नीतीश कुमार तो आज की तारीख में भी बिहार की राजनीति में एक बैलेंसिंग फैक्टर है। और वो तो महागठबंधन के साथ जाए तो महागठबंधन की सरकार बना दें, बीजेपी के साथ है तो बीजेपी की सरकार बनेगी। ये मुझे लगता है अपने रैंडम सर्वे के आधार पर मैं कह सकता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर हम वापस आते हैं और काउंटिंग के साथ हम आपके साथ पूरा शाम भर लाइव रहेंगे। आपको पल पल की तस्वीर दिखाएंगे कि कौन आगे है, कौन पीछे है। और अभी तक रुझान में भी जो पोस्टल बैलेट के रुझान सामने आए हैं उसमें भी महागठबंधन एनडीए के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। आप इंतजार करिए, एक ब्रेक के बाद हम भी चाय कॉफी पीकर आएंगे और आपको आगे के नतीजे बताएंगे।